हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। जो हमने एक कानून पे पार्ट 1 में बात किया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि PCSJ में आने वाला है। तो इसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो जाना। सेक्शन 5 में हमने जाना कि एप्लीकेशन मूव करते हैं और उस एप्लीकेशन पे जो है बच्चे जवाब देते हैं अपना, और उसके बाद जो है सेक्शन 9 में ऑर्डर होता है कि आप मेंटेनेंस इनको पर मंथ दीजिए। आज हम इसी एक्ट का पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 2 में हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो जानेंगे। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो उसके पास क्या राइट बनते हैं, क्या उसको देना पड़ेगा या फिर क्या क्या कर सकता है। तो इसमें इस सेक्शन 16 बात करता है कि वो अपील फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है अपील फाइल कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के बाद जो है मान लीजिए 60 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाता तो वो सफिशिएंट रीजन देगा आगे कि हम वहाँ बीमार थे या हम किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए थे या जो भी रीजन है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट लगा के एप्लीकेशन मूव करके अगर कोर्ट सहमत हो जाता है तो वो 60 दिन के बाद भी अपील सुन सकता है। उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होगा वो अपील को सुनेगा। अपील को देखने के बाद, दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद, या ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना ट्रिब्यूनल से फाइल मंगा लेगा। सब कुछ देखने के बाद या तो अपील अलाउ करेगा या रिजेक्ट कर देगा। दो में से कोई एक काम जो है कर सकता है। इसमें नेचुरल जस्टिस का बड़ा ही खास ख्याल रखा गया है इस कानून में। इसमें साफ साफ लिखा है सेक्शन 16 के सब सेक्शन 5 में कि नो अपील शैल बी रिजेक्टेड unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through duly authorized representative। यानी कि जब तक हम किसी पार्टी को, दोनों पार्टी को सुन नहीं लेते, अपीलेट ट्रिब्यूनल जब तक सुन नहीं लेता तब तक वो कोई जजमेंट या अपील एक्सेप्ट या रिजेक्ट की पास नहीं कर सकता। अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द अपील। यानी जैसे ही उसके पास अपील आती है तो वो 1 महीने के अंदर कोशिश करेगा कि 1 महीने के अंदर अपील को डिसाइड करे। शैल वर्ड का यूज किया है, डिसाइड करना ही है। और अपील डिसाइड होने के बाद अपील की ऑर्डर की कॉपी जो है दोनों पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाएगी। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग जो है सीनियर सिटीजन जिनके जो है घर भी नहीं है या वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो उसके लिए इस एक्ट में जो है ओल्ड एज होम की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन डाला गया है कि वो जो है एसेसेबल प्लेस पे जो है कम से कम एक ज़िले में एक ओल्ड एज होम बनाए और उसमें कम से कम 150 लोग 150 सीनियर सिटीज़न रह सकें शुरुआत में, और कोशिश करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले में जो है और भी ओल्ड एज होम बनाए। सेक्शन 20 बात करता है कि मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। सेक्शन 20 में बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल सपोर्ट भी देगा। जैसे आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो है रिजर्व कर देगा कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बेड रिजर्व रहेंगे, या फिर जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो अगर फुल्ली फंडेड या पार्शली फंडेड भी अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखा जाएगा। कहीं लाइन लग रही है हॉस्पिटल में तो उनकी अलग से लाइन की व्यवस्था कर दी जाएगी। यानी कि कुल मिला के सीनियर सिटीजन का खास ख्याल रखने की बात, मेडिकल सपोर्ट वगैरह देने की बात इस एक्ट में की गई है। और उसके बाद जो है सेक्शन 20 बात करता है कि मेजर फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस एक्ट की पब्लिसिटी करेगी, अवेयर करेगी लोगों को कि भाई ये एक्ट जानो, इस एक्ट में क्या क्या कानून, यानी सरकार ने, लेजिस्लेटिव ने क्या क्या चीज़ें इस एक्ट में बनाई है वो लोगों को बताया जाए। और शायद यही काम आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि जो इसको अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि इस एक्ट के थ्रू क्या क्या सीनियर सिटीजन को सुविधाएं दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन ये काम करना है। सेक्शन 22 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हर जिले के डीएम को जो है ये जिम्मेदारी दे देगा कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाइए। क्योंकि भाई डीएम के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऊपर दे दी जाती है कि आप इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाइए। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 23, सिविल मुद्दों से बड़ा ही जुड़ा हुआ है। सेक्शन 23 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वाइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए किसी एक सीनियर सिटीजन के पास कुछ प्रॉपर्टी है
और वो प्रॉपर्टी से उनकी इनकम आती है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ रेंट वगैरह आता है, और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं और गिफ्ट करने में वो लिखवा दे रहे हैं उस सेल डीड में कि भाई आप हमारा हर महीने हमारा फिजिकल और मेंटल जो भी बेसिक एम्यूनिटीज़ है, फिजिकल बेसिक एम्यूनिटीज़ वो आप पूरा करेंगे, तो अगर वो पूरा करते हैं तब तो वो गिफ्ट सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफरी जिसको वो गिफ्ट दी जा रही है प्रॉपर्टी, अगर वो उसकी बेसिक एम्यूनिटीज़ पूरी नहीं कर रहा है तो इसको फ्रॉड समझा जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड और कोअर्शन और अंडर अनडू इन्फ्लुएंस एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरर टू डिक्लेयर वाइड बाय द ट्रिब्यूनल। अगर आप वो देने से इनकार करते हैं तो जो सीनियर सिटीजन है वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देके इस सेल को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा देगा। नॉर्मल केस में वैसी कंडीशन नहीं लगती, लेकिन इस केस में ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में इसमें बोल रहा है कि जो भी कानून इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट होगा, इस एक्ट से टकराएगा, तो उसकी बात ना मान करके इस एक्ट की बात मानी जाएगी। ओवरराइडिंग इफेक्ट इसका है। आपने वादा किया कि भाई हम आपको जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ या बेसिक फिजिकल नीड्स पूरी कराएंगे, बाद में आप नहीं करा पा रहे हो तो आपने फ्रॉड किया, और चूंकि आपने फ्रॉड किया तो आप जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में आपको मिली है वो आप लेने के हकदार नहीं हो। वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा। सेक्शन 24 में पनिशमेंट की बात है, एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन को कहीं जाके छोड़ देता है या त्याग देता है, अबेंडन कर देता है, तो वैसे केस में इस एक्ट में लिखा है वो 3 माह की कारावास से दंडित होगा और फाइन से दंडित हो सकेगा या दोनों से दंडित हो सकेगा। चैप्टर 7 बात करता है मिसलेनियस की। सेक्शन 26 कह रहा है कि ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन दिस एक्ट आर पब्लिक सर्वेंट। आईपीसी में सेक्शन 21 बात करता है कि वो लोग जो गवर्नमेंट पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो उसी तरीके से इस एक्ट में जो भी लोग अपॉइंट हुए हैं, जैसे ट्रिब्यूनल में कोई बैठा है अपॉइंट हुआ है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27, कोई भी सिविल कोर्ट मेंटेनेंस इस एक्ट से संबंधित कोई प्रॉपर्टी को इंजंक्शन नहीं दे सकता, स्टे नहीं ग्रांट कर सकता, बार्ड है। सेक्शन 27 कह रहा है। सेक्शन 26 कह रहा है नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this act applies and no injunction shall be granted by any civil court। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 बात आ जाती है। सेक्शन 3 कह रहा है कि हर एक्ट से जिससे ये टकराएगा ओवरराइडिंग इफेक्ट इसका रहेगा, इसकी बात मानी जाएगी। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो डिफिकल्टी वगैरह अगर इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो उसको दूर कर सकता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, सेक्शन 29 के बाद सेक्शन 30 है, वो डायरेक्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करवाइए। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है रूल्स को मेक करने की, ये 32 है। तो इस तरीके से आज हमने जाना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम। ये एक्ट वरिष्ठ लोग यानी जो सीनियर सिटीजन हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से बसर कर सकें, जी सकें। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर लोग उस कानून को जान सके। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।